वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त डार्क कॉमेडी मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है गुर्रम पापी। अब मूवी के बारे में बात करें तो भाई साहब बहुत ही हिलेरियस टाइप की मूवी है। बीच बीच में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और उसी तरह से क्लाइमैक्स में भी। आप वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रिटायर होने वाले एक जज को दिखाया जाता है और सारी मूवी की कहानी इसी जज के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने लगती है। ये जज कहने लगता है कि मैंने अपने करियर में क्रिमिनल से ज्यादा स्टूपिड्स को देखा है और उसी तरह से मैं क्रिमिनल्स को उनके क्राइम पर नहीं बल्कि उनकी स्टूपिडिटी को देखकर पनिश करता हूँ। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स भी बोलने लगता है कि एक बंदा गाड़ी चुराने के लिए गाड़ी के पास गया था। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अपनी बीवी से फोन में ही झगड़ा करने लगा तो बंदा पकड़ा गया। एक और बंदा दारू की दुकान में चोरी करने के लिए गया दारू की बोतल्स को, लेकिन वहीं पर दारू पीकर टल्ली हो गया। इस तरह से अनगिनत स्टूपिड्स को देखा है इसने अपनी लाइफ में और ये जज ऐसे ही स्टूपिड्स को 4-4 साल 5-5 साल की सजा सुनाते रहता है। क्राइम तो छोटा सा होता है लेकिन सजा बहुत ही लंबी देता है बिकॉज ऑफ स्टूपिडिटी। तो ऐसे ही कुछ स्टूपिड्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस तरह से पहले कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गोई, हिंदी में जिसका मतलब होता है गड्ढा। ये गोई कब्रिस्तान में खबर खोदने का काम करता है। फिलहाल गोई को 2 खबर खोदने के ऑर्डर्स आए होते हैं तो ये गोई 2 खबर खोद के रेडी होता है, लेकिन बीच रास्ते पर एक लाश जिंदा होकर अपने घर भाग गई। दूसरी लाश को दफना दिया। अब एक गड्ढा तो ओपन होता है तो ये गोई उस गड्ढे को ऐसे ही ओपन ना छोड़ते हुए बहुत सारे लोगों के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि मेरे पास गड्ढा है, क्या तुम्हारे पास किसी की लाश है। इस तरह से एक हॉस्पिटल पर जाकर मरे हुए किसी बंदे की लाश को चुराने लगता है। अब वो लोग इस गोई पर केस कर देते हैं, केस ने मेरे पापा की लाश को चुराया। तो गोई का केस इसी जज के पास आता है। जज पूछने लगता है, अरे अगर तुमने गड्ढा खोदा है तो दोबारा उसे बंद कर दो। लेकिन गोई का एक रूल होता है, अगर इसने एक बार गड्ढा खोदा तो दोबारा बंद नहीं करता, उसमें लाश को डालकर ही बंद करेगा। यह सुनने के बाद जज इसको 4 साल की सजा सुनाता है। उसके बाद दूसरे सीन में 2 और अनमोल कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, चिलिपी और मिलिट्री। ये दोनों एक ही साथ होते हैं। अब ये चिलिपी बचपन से ही वो वाले मूवीज देखने के लिए थिएटर पर जाकर जो लोग उस मूवी को देख रहे होते हैं उनकी वीडियोस निकाल कर उनको ही ब्लैकमेल करते रहता है कि मुझे 500,000 रुपए दो, यहीं पर तुम्हारी ये वीडियो डिलीट कर दूंगा वरना मैं आंटी को दिखा दूंगा। अब मिलिट्री के बारे में बात करें तो काफी साल पहले ये मिलिट्री में ज्वाइन हुआ था, लेकिन मिलिट्री वाले ने इस मिलिट्री को बाहर कर दिया क्योंकि जब भी मिलिट्री को डर लगता या तो फिर ये शॉक में रह जाता, इसको फिट्स आने लगते हैं। इसकी बॉडी इसकी कंट्रोल में ही नहीं होती। अब अपने दोस्तों में यही कहने लगा था कि एक बॉम्ब इसके ऊपर आकर गिरा था, इसीलिए इसको ऐसी फिट्स की बीमारी आ गई। और एक्चुअली बात यह है कि ये तीनों लोग एक बहुत ही शानदार बार में मुलाकात करते हैं। इन तीनों की बातों से ये बात पता चलती है कि किसी ने इन तीनों को कॉल करके यहाँ पर बुलाया है। थोड़ी देर के बाद मूवी के मेन कैरेक्टर्स यहाँ पर आते हैं, गुर्रम पापी और सौदामिनी। पापी को देखकर मिलिट्री और चिलिपी तो शॉक में रह जाते हैं, इसको बहुत गालियां देने लगते हैं और एक्चुअली इन दोनों ने ही इन तीनों को यहाँ पर बुलाया होता है। सौदामिनी पापी से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ जो मिलिट्री और चिलिपी तुमको गालियां दे रहे हैं। सो पापी जो हुआ वो बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर उडराज नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, योगी बाबू, जो जस्ट जेल से रिहा होकर बाहर आता है। उसी वक्त पापी उडराज के पास जाकर इसकी बहुत तारीफ करने लगता है। अरे भाई, मैं आपका बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त डील है, हम दोनों काम करेंगे तो माला माल हो जाएंगे। लेकिन उडराज जो इस पापी को जानता नहीं होता, कहने लगता है, क्या बे तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो। लेकिन पापी उडराज के बारे में ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुका होता है। जबरदस्त तरीके से तारीफ करने लगता है। अब ये उडराज भी डील क्या है वो पूछने लगता है। तो पापी उडराज को एक ज्वेलरी शॉप के पास ले जाता है। कहने लगता है कि आज रात को इस सोने की दुकान को लूटना होगा। उडराज कहने लगता है, अरे यार मैं आज ही जेल से बाहर आया हूँ, आज रात मुझे अच्छे से सोना है, कल सुबह 6 बजे आकर लूटते हैं। पापी कहने लगता है, अरे भाई आज एक रात जाग लो, उसके बाद तुम जिंदगी भर सो जाओगे, ऐसा बड़ा हाथ मारेंगे आज रात हम, मेरे पास जबरदस्त प्लान है। अब उडराज भी ठीक है समझकर पापी को इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है कि कितनी रात को क्या करना होगा, कहाँ पर सोना है, किस फ्लोर पर कौन सा लॉक है। इस तरह से फाइनली रात होने के बाद पापी और उडराज वो सोने की दुकान के पास आकर रुकते हैं। उसी वक्त इन दोनों के पास वो 3 बंदे आते हैं, मिलिट्री, चिलिपी और गोई। एक्चुअली उडराज मिलिट्री और चिलिपी को यहाँ पर बुलाया होता है और उन दोनों ने गोई को अपने साथ लेकर आते हैं, मतलब कुछ ताला वगैरह तोड़ने के लिए। पापी पूछने लगता है, अरे भाई तुमने इन लोगों को क्यों बुलाया, हम दोनों ही काफी है ना। उडराज
उडराज कहने लगता है, देखो बेटा, मुझे अच्छा से एक्सपीरियंस है, ये काम हम दोनों नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अपने साथियों को यहाँ पर बुलाया है। बस तुम गाड़ी स्टार्ट करके न्यूट्रल में रखो, हम फटाफट से चोरी करके आते हैं। इस तरह से पापी रेड्डी को गाड़ी में रुकाकर ये चारों सोने की दुकान के अंदर जाने लगते हैं। यहीं पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उडराज को रात होने के बाद नजर नहीं आता, इसीलिए उडराज ने कहा था कि हम दिन में चोरी करेंगे 6 बजे। पापी रेड्डी उडराज के पास आकर डांटने लगता है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम मुझे पहले क्यों नहीं बताई, इसलिए क्या तुमने मुझे स्टेप्स के साथ डिटेल्स पूछा था। उडराज कहने लगता है कि बेटा, तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मुझे पता है रात में मुझे नजर नहीं आता, लेकिन मेरे पास दिमाग है, वो दिमाग तुम्हारे पास नहीं। तुम चुपचाप गाड़ी में बैठो, हम आते हैं अभी। इस तरह से ये चारों लोग सोने की दुकान के अंदर जाकर बहुत ही पक्का प्लानिंग के साथ काफी सारे सोने जेवर को चुरा ही लेते हैं। अब इसी दरमियान में उसी रास्ते से एम्बुलेंस गुजरता हुआ देख गोई उस एम्बुलेंस के साथ चला जाता है, शायद किसी को गड्ढा खोदना वगैरह हो। जब मिलिट्री, चिलिपी और उडराज फटाफट से गाड़ी में आते हैं तो मिलिट्री पापी रेड्डी से कहने लगता है कि ड्राइवर फटाफट से गाड़ी स्टार्ट करो। अब पापी रेड्डी की भी एक वीकनेस होती है, अगर कोई भी इसको ड्राइवर बुलाएगा तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो ड्राइवर नाम का वर्ड सुनकर मिलिट्री और चिलिपी से बहुत झगड़ा करने लगता है। अबे साले हो, ये सारा प्लान मेरा है, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ। अब इनके झगड़े के दरमियान में उडराज वो सारे जेवर लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त पुलिस वाले वहाँ से गुजरते हुए देख इन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और इनका केस उसी जज के सामने आता है। अब वो जज भी पापी रेड्डी की प्रॉब्लम सुनकर इन तीनों को 4 साल की सजा सुनाता है और इसी तरह से पुलिस वालों को भी ऑर्डर देने लगता है कि फटाफट से उडराज को पकड़ो। इस तरह से जो हुआ वो सारी बातें सौदामिनी को सुनाने लगता है। अब पापी रेड्डी मिलिट्री और चिलिपी से कहने लगता है कि अब मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो इस प्लान को हम कामयाब कर सकते हैं। अब इसी बातों में बार बार बारटेंडर इनके पास आता जाता रहता है। प्लेस सेफ नहीं है समझकर ये सारे लोग थोड़ा साइड में जाते हैं। पापी रेड्डी जो काम करना है वो समझाने लगता है इन लोगों को। श्रीशैलम के एक कब्रिस्तान में एक कब्र है और उसी तरह से हैदराबाद के एक कब्रिस्तान में एक कब्र है। श्रीशैलम के कब्रिस्तान में जो लाश है उस लाश को निकालकर हैदराबाद के कब्रिस्तान के उस कब्र में रखना होगा। अगर तुम लोग ये काम करोगे तो एक एक बंदे को 50,000 रुपए मिलेंगे। मिलिट्री पूछने लगता है कि अबे साले, कोई काला जादू करने का प्लान है क्या तुम्हारा? पापी रेड्डी कहने लगता है, अरे यार फालतू की बातें मत करो, एक छोटा सा काम है, लाश को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, बस सुबह एक अच्छी सी गाड़ी लेकर आ जाना हमारे पास। तो दूसरे दिन उसी तरह से मिलिट्री और चिलिपी एक वैन लेकर पापी रेड्डी और सौदामिनी के पास आते हैं। सौदामिनी यहीं पर होती है, ये चारों श्रीशैलम पर जाने लगते हैं। सो फाइनली रात होने के बाद ये लोग श्रीशैलम के पास पहुंच जाते हैं। किसी जगह पर गाड़ी रुकाकर पैदल ही कब्रिस्तान पर जाने लगते हैं। उस कब्रिस्तान पर आने के बाद मिलिट्री ये देखता है कि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग मौजूद है। पापी रेड्डी से पूछने पर पापी रेड्डी कहने लगता है, अरे वो तो लाश चोर है, मतलब कब्रिस्तान से फ्रेश लाशों को चुराकर मेडिकल कॉलेज को बेचने का काम करते हैं। उन लोगों से बचकर रहो, वरना वो लोग हमारी भी लाश बनाकर बेच देंगे। इस तरह से चुप चुप के अपने कब्र के पास जाने लगते हैं, मतलब जहाँ से लाश निकालना होता है। इसी दरमियान में उस चिलिपी का पैर फिसलकर वो थोड़ी सी दूरी पर जाकर गिरता है। लाश चोरों को देखकर बाकी लोग छुप जाते हैं। एक बंदा एक लाश को लेकर चिलिपी के ऊपर रखकर चला जाता है। वो लोग जाने के बाद मिलिट्री फटाफट से चिलिपी के पास आकर उसके ऊपर जो लाश पड़ी होती है वो हटाने लगता है। अब उस लाश का चेहरा देखकर मिलिट्री के तो होश ही उड़ जाते हैं, मतलब डर के मारे इसको दोबारा फिर से आने लगते हैं। इसकी बॉडी इसके कंट्रोल में नहीं होती। बहुत ही मुश्किल से चिलिपी मिलिट्री को कंट्रोल करने लगता है। ये सीन यहाँ पर बहुत ही फनी है। उसके बाद ये चारों फाइनली अपनी उस कब्र को फाइंड आउट करके उसमें जो कंकाल होती है वो हासिल कर लेते हैं। चिलिपी पूछने लगता है कि अरे पापी रेड्डी, तुमने तो लाश कहा था, यहाँ तो सिर्फ हड्डियाँ हैं। पापी रेड्डी कहने लगता है कि हमें इसी हड्डियों की जरूरत है। इस तरह से इस कंकाल को लेकर जब ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं उसी वक्त वो लाश चोर इन लोगों को देख लेते हैं। उसके बाद क्या था, इन लोग भी जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इसी फाइट के दौरान मिलिट्री जख्मी होकर बेहोश भी गिर जाता है, लेकिन ये लोग किसी भी तरह से फटाफट से यहाँ से निकल ही लेते हैं। हैदराबाद के कब्रिस्तान के पास सौदामिनी ऑलरेडी इन लोगों का इंतजार करती रहती है। पापी रेड्डी पूछने लगता है, क्या तुमने उस कब्र को मार्क किया? सौदामिनी कहने लगती है कि पापी रेड्डी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम और कुछ नहीं, इस कब्रिस्तान का गार्ड है। मतलब यहाँ के गार्ड को लाश दिखाने के बाद ही कब्रिस्तान में एंट्री मिलेगी। तो कब्रिस्तान का गार्ड इन लोगों को देखकर इनके पास आकर पूछने लगता है कि इतनी रात को किसको दफनाने के लिए आए हो, कहाँ पर है लाश? इसको देखकर पापी रेड्डी मिलिट्री से कहने लगता है, अरे मिलिट्री, तुम थोड़ी देर बस ऐसे ही लेटे रहो, तुमको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। गार्ड कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी एक गड्ढा खोद रखा है, तुम लाश को वहाँ पर दफना सकते हो। अब इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ये लोग मिलिट्री को एज ए लाश बनाकर गड्ढे के पास ले जाने लगते हैं। गार्ड कहने लगता है, ठीक है, अब तुम लोग लाश को गड्ढे में रखकर चले जाओ,
मैं दफना दूंगा। लेकिन ये चार लोग नाटक करने लगते हैं, ये हमारा बहुत ही प्यारा भैया है, हम इसको अपने हाथों से दफनाएंगे, आप जाइए। ये सारी बातें सुनकर मिलिट्री की तो मूंछ निकलती रहती है कि कहीं ये साले सच में मुझे दफना न दे। और वो गार्ड तो नहीं मान रहा होता। गार्ड को दिखाने के लिए फाइनली मिलिट्री को उस गड्ढे में डाल ही देते हैं। धीरे धीरे मिट्टी डालकर फाइनली मिलिट्री को दफना भी देते हैं। मतलब पूरा नहीं दफनाते, थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। पापरेटी उस गार्ड को फटाफट से साइड में लाकर थोड़े पैसे और दारू की बोतल देकर कहने लगता है कि आप दारू पीकर एंजॉय करिए, हम बाकी काम कर लेंगे। इस तरह से उस गार्ड को भेजकर फटाफट से ये लोग गड्ढे के पास आकर गड्ढा खोदने लगते हैं मिलिट्री को बाहर निकालने के लिए। लेकिन शॉकिंगली ऑलरेडी मिलिट्री बाहर निकल चुका होता है उस गड्ढे से। बहुत गुस्सा करने लगता है इन पर। खैर बाद में फाइनली ये लोग उस कब्र को फाइंड आउट कर ही लेते हैं जिस कब्र को खोदना है। तो फटाफट से ये लोग इस कब्र को खोदकर इस कब्र में जो कंकाल होता है उसको साइड में रखकर श्रीशैलम से जो कंकाल लाया होता है वो कंकाल इस कब्र के अंदर रख देते हैं बहुत ही केयरफुल तरीके से। वहाँ से जाते समय पापी रेड्डी मिलिट्री और चिलिपी से कहने लगता है कि इस कंकाल को तुम किसी नदी या तालाब में फेंक दो और सुबह हमारे स्पॉट पर आ जाओ। तो मिलिट्री और चिलिपी उसी तरह से उस कंकाल को किसी जगह पर फेंकने के लिए ले जाते रहते हैं और उसी तरह से ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि कंकाल बदलने के लिए ये पापी रेड्डी हमको 50-50 हजार रुपए क्यों दे रहा है, जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है। पहले हम दोनों को उनकी खिचड़ी पता करनी होगी। अब सुबह होने के बाद ये सारे लोग जबरदस्त तरीके से एंजॉय करते रहते हैं कि इनका एक काम खत्म हो गया। और उसी वक्त मिलिट्री और चिलिपी यहाँ पर आकर पापी रेड्डी पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि कल रात हमने जो किया वो क्या था, हम दोनों को फटाफट से बताओ। पापी रेड्डी कहने लगता है कि मैंने जो काम बताया था वो तुम दोनों ने कर दिया, तुम्हारे पैसे वहाँ पर है, लेकर निकल लो यहाँ से। ये दोनों कहने लगते हैं अरे ऐसे कैसे जाएंगे हम नहीं जाएंगे। पहले ये बताओ तुमने उन लाशों के साथ क्या किया, क्यों कंकालों को एक्सचेंज किया, वरना हम पुलिस के पास जाएंगे। अब सौदामिनी इन दोनों को कूल करते हुए इन दोनों को समझाने लगती है, कहने लगती है कि देखो पापी रेड्डी, मैं और गोई इस काम में मेन कैरेक्टर्स है, हमको 30% मिलेगा और तुमको 10%। मिलिट्री कहने लगता है कि मुझे 10,000 रुपए नहीं चाहिए, तुम्हारा प्लान बताओ। पापी रेड्डी कहने लगता है अरे पागल, 10% मतलब 10 करोड़ रुपए। यह सुनने के बाद इन दोनों की तो होश ही उड़ जाते हैं। पापी रेड्डी जो असली कहानी है ये इन दोनों को बताने लगता है। इस तरह से द कॉन की कहानी बताने लगता है। जब हमारे देश को स्वातंत्र नहीं मिला था तो हमारे देश में काफी सारे किंगडम्स थे, राज्य थे। तो उनमें से 3 राज्य थे, कलिंगा, बालिका और चीरा। ये तीनों राज्य अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिलाकर अपने दुश्मन को हरा दिया और कुछ सालों के बाद यही राज्य अंग्रेजों से मिलकर फ्रीडम फाइटर से भी फाइट किया। इन तीनों की राज्य की लॉयल्टी को देखकर अंग्रेज गवर्नमेंट काफी सारे जमीनों को इनके नाम कर दिया। अब कुछ सालों के बाद जब हमारे देश को स्वातंत्र आया तो काफी सारे रूल्स आने लगे। पहले तो हमारे इंडिया में जो राज का रूल होता है वो हटा दिया और उसी तरह से उनके जमीनों को भी गवर्नमेंट के अंडर में आने लगे। कुछ लोगों को पैसे देकर जमीनों को हासिल किया, कुछ लोगों को डरा धमकाकर। और कुछ सालों के बाद इंदिरा गांधी जी का दौर आया और इन्होंने राज्य और इनकी जमीनों के लिए एक अलग रूल निकाला। उसी रूल का नाम होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ किंगडम। मतलब कुछ जमीनें उस खानदान वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसी जमीनों का नाम होता है कॉग। और कुछ साल गुजरने के बाद ये सारे किंग एक ट्रस्ट को एस्टेब्लिश किया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने सारे किंगडम्स को एक कर दिया। देखते ही देखते इन राजाओं के खानदान वाले धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। इस तरह से चीरा के खानदान में फिलहाल 8 लोग बचे होते हैं, बालिका के खानदान में 12 लोग बचे होते हैं और कलिंगा के खानदान में एक भी वारिस नहीं होता। और जो कॉग के जमीनें होते हैं वो इसी 2 राज्य वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल इस ट्रस्टी का ओनर का नाम होता है शिवा। इस शिवा ने 2 लोगों को इस काम के लिए रखा होता है, हयग्रीवा और नीलग्रीवा। हर एक 3 या 6 महीनों के बाद सारा हिसाब किताब दिखाना होगा इन दोनों खानदान वालों को। हयग्रीवा और नीलग्रीवा ने काफी सारा स्कैम कर चुके होते हैं, मतलब काफी सारे पैसे हड़प चुके होते हैं ट्रस्ट के नाम पर। ये बात उस बड़े आदमी शिवा को भी पता नहीं होती। सो गुर्रम पापी रेड्डी इन लोगों से कहने लगता है कि अब तक वो दोनों खानदान वाले उस ट्रस्ट का फायदा उठा रहे थे, अब हमारा गोई भी उस ट्रस्ट का फायदा उठाएगा। कलिंगा का आखिरी वारिस है हमारा गोई। मिलिट्री पूछने लगता है कि ये तो खबर खोदने वाला बंदा है, ये कैसे राजा बन जाएगा। पापी रेड्डी कहने लगता है हाँ ये राजा नहीं है, लेकिन मैं इसको राजा बनाऊंगा। जो श्रीशैलम से जिस कंकाल को हम लाए थे ना, वो कंकाल गोई के दादाजी का है। और हैदराबाद में जिस कब्र को हमने खोदा था वो कलिंगा का आखिरी वारिस था जो किसी एक्शन में मारा गया था। तो हमने उस कंकाल को इस कंकाल से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अगर कोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए बोलेंगे तो ऑफ कोर्स वो कंकाल तो गोई के दादाजी का होगा।
DNA टेस्ट मैच हो जाएंगे और कलिंगा का आखिरी वारिस यही होगा। 4 साल पहले जब पापीरेड्डी जेल गया था, उसी जेल में इसकी मुलाकात गोई से हुई थी। मतलब एक लाश को चुराने के चक्कर में आया था ना वो। उस वक्त गोई ने पापीरेड्डी से कहा था, अरे भैया पैसों का क्या है, पैसे आज है कल नहीं, लेकिन लाश हमेशा जमीन में दफन रहेगी। तो इसी बात से पापीरेड्डी को ये जबरदस्त आइडिया आया। अब प्रेजेंट पर पापीरेड्डी ने ऑलरेडी हयग्रीव और नीलग्रीवी को काफी सारे सबूत भेज चुका होता है, यही प्रूफ दिखाने के लिए कि गोई ही कलिंगा का आखिरी वारिस है। एक कहानी भी लिखता है कि इसके दादा कहाँ पर थे, इसकी माँ कहाँ पर चली गई, किसके साथ दोबारा शादी की। अब इस लेटर को देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि कोई पैसे हड़पने के लिए ये चाल चल रहा है। इस चीज को यहीं पर दफन कर देना होगा, वरना आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरे दिन जब ये चारों किसी जगह पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी उसी जगह पर ग्रीवास के आदमी आते हैं। इनको देखकर पापीरेड्डी फटाफट से भागने लगता है। मिलिट्री और चिलिपी भी पापीरेड्डी के पीछे पीछे भागने लगते हैं। ग्रीवास के आदमी इन लोगों को देखकर इनको फॉलो करने लगते हैं, चेस करने लगते हैं, जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। फाइनली ये लोग ग्रीवास के 2 आदमियों को बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। हाथापाई के दौरान पापीरेड्डी थोड़ा सा जख्मी होने की वजह से इसको हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। बाद में मिलिट्री और चिलिपी गोई को पिकअप करने के लिए उसके घर के पास जाते हैं, तो ये देखते हैं कि पुलिस वाले गोई को अपने साथ ले जा रहे हैं। मतलब गोई के ऊपर ग्रीवास ने चीटिंग केस डाला होता है। ये देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। कहीं पुलिस वाले इन दोनों को भी गिरफ्तार ना कर ले, फटाफट से वहाँ से निकल लेते हैं। ये दोनों उस बंदे के पास आकर इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं कि बताओ क्या तुमको उस ग्रीवास ने ही भेजा, उसे फोन करके बोलो हमारे गोई को छोड़ने के लिए। इस बंदे की बातों से इन दोनों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये लोग पापीरेड्डी के लिए आए होते हैं। मतलब 4 साल पहले पापीरेड्डी ने सोने की दुकान लूटी थी ना, वो सोने की दुकान इन्हीं ग्रीवास की होती है, तो उसको देखकर उसको पकड़ने के लिए भागे थे। अब ये सुनने के बाद डर के मारे ये दोनों दोबारा इस बंदे को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। अब इन दोनों के पास एक और बंदा होता है ना, उसके पास आकर पूछने लगते हैं कि भैया तुम किसके आदमी हो। इस बंदे से इन दोनों को ये बात पता चलती है कि ये बंदा पागल खाने से आया है। मतलब एक्चुअली पापीरेड्डी पागल खाने से भाग चुका था, उसे पकड़ने के लिए ये लोग आए होते हैं। पापीरेड्डी को जेल हुई थी, लेकिन जेल में ये पागलों जैसी हरकतें करने की वजह से पुलिस वाले इसको पागल खाने भेज दिया। अब पापीरेड्डी वहाँ से भी भाग गया। ये जानने के बाद ये दोनों फटाफट से पापीरेड्डी के पास जाकर पूछने लगते हैं, अबे साले तू पागल खाने से भाग कर आया है। पापीरेड्डी पागल खाने से भाग कर आया है ये बात सौदामिनी को भी पता होती है। कहने लगती है कि मैंने ही इसको भगाया। इस तरह से जो हुआ वो बात इन दोनों को बताने लगती है। एक्चुअली सौदामिनी का एक छोटा सा गांव होता है। अपने गांव में MBBS की पढ़ाई करती रहती है। इसके माँ बाप इस दुनिया में ना होने की वजह से ये अपने चाचा के घर में ही रहती है। 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी सौदामिनी को MBBS की सीट नहीं मिलती। इसको ये बात पता चलती है कि चाइना में 45 लाख में ही सीट मिल रही है। इसी दरमियान में इनके गांव पर एक फाइनेंस कंपनी आई, मतलब सम काइंड ऑफ चिट फंड। 3 महीनों में पैसा डबल करने का स्कीम। तो काफी सारे गांव वाले इस कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे। अब सौदामिनी भी अपने जो पैसे बचा के रखा होता है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे तो ये डॉक्टर बन सकती है। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद ये कंपनी स्कैम निकली। स्कैम सारे लोगों का पैसा डुबा दिया। ये जानने के बाद सौदामिनी बेचारी टूट के बिखर गई। इसका जो डॉक्टर बनने का सपना होता है वो भी चूकनाचूर हो गया। उस कंपनी के पास जाकर ये पता करने की कोशिश किया कि आखिरकार इस कंपनी का ओनर कौन है। तो सौदामिनी कहने लगती है कि उस कंपनी का ओनर और कोई नहीं, यही पापीरेड्डी है। मिलिट्री पूछने लगता है, क्या इसी पापीरेड्डी ने तुमको धोखा दिया और तुम इसके साथ ही मिलकर प्लान बना रही हो? पापीरेड्डी कहने लगता है कि तुम दोनों ने मेरे वचन की कहानी नहीं सुनी। इस तरह से अपने बारे में बताने लगता है। एक्चुअली गुर्रम पापीरेड्डी भी अपने गाँव में ऑटो चलाते हुए अपनी जिंदगी गुजारते रहता है और उसी तरह से अपनी MBBS की पढ़ाई भी करते रहता है। और उस टाइम कोई इसको ड्राइवर बोले ये पसंद नहीं होता, क्योंकि ड्राइवर का काम तो इसके लिए एक पार्ट टाइम होता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन कोई भी बैंक इसको लोन ही नहीं दिया। इसी दरमियान में इसकी मुलाकात ग्रीवास से हुई, वही हयग्रीवा नीलग्रीवा। इससे कहा था कि तुम अपने गाँव में एक चिटफंड कंपनी स्टार्ट करो, लोगों को लोन दो और उसी तरह से प्रॉफिट भी देते रहो। सो पापीरेड्डी उसी तरह से इन दोनों की बात को मानकर अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करके एक कंपनी को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा चलने लगा। मतलब एक बंदे का पैसा अंदर आता, वही पैसा दूसरे बंदे को जाता एज ए प्रॉफिट के तौर पर। जब कंपनी में कुछ ज्यादा ही पैसे आ गए तो ग्रीवास ने पापीरेड्डी का फोन पिक नहीं किया, मतलब सारे पैसे हड़प लिया। सारे गाँव वाले इस पापीरेड्डी के ऊपर टूट पड़ने लगे। पापीरेड्डी डर के मारे हैदराबाद भाग गया। तो इसके कुछ दिनों के बाद पापीरेड्डी उसी सोने की दुकान को लूटने का प्लानिंग किया, वही जो ग्रीवास की होती है। लेकिन वो प्लान फ्लॉप हो गया।
सारे गहने जेवर उस उड़राज लेकर भाग गया। पुलिस वालों ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब ग्रीवास पापी के पुराने केस को रीओपन करवाया, वही चीटिंग केस। इस तरह से पापी को जेल भिजवाकर बहुत टॉर्चर दिखाने लगे। इसी टॉर्चर को सह नहीं पाया, बहुत ही डिप्रेशन में चला गया। पापी की हालत को देखकर पापी को पागल खाने में भेज दिया गया। उसी हॉस्पिटल में इसकी मुलाकात हुई थी सौदामिनी से। पापी से कहने लगी थी कि तुमने तो हमारे सारे पैसे खा गए, फटाफट से मेरे पैसे लौटाओ। तो पापी जो हुआ वो सारी बात सौदामिनी को बताने लगता है कि जिस तरह से तुमने धोखा खाया उसी तरह से मैंने भी धोखा खाया। सो बाद में ये दोनों उस ग्रीवास से बदला लेने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया। प्लान पर अमल करने के लिए ये दोनों उस पागलखाने से भाग गए। कुछ और आदमियों की जरूरत होने की वजह से इन दोनों ने मिलिट्री और चिलिपी से कांटेक्ट किया। मिलिट्री पूछने लगता है सब कुछ तो सही है, लेकिन वो गोई पुलिस वालों को सब कुछ सच उगल दिया तो। एक्चुअली पापी ने उस गोई को ऑलरेडी जबरदस्त ट्रेनिंग दे चुका होता है। जितना भी मार खाए गोई अपनी ही कहानी बताते रहता है कि कलिंगा का आखिरी वारिस है, इसकी माँ वहाँ से यहाँ पर आई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब पुलिस स्टेशन में सेम पुलिस वाले गोई को जितना भी मारे पीटे, गोई यही बात बताते रहता है कि मैं कलिंगा का आखिरी वारिस हूँ, मेरा नाम ये है वो है। अब पुलिस वाले फाइनली गोई को जज के सामने प्रोड्यूस करने लगते हैं। इसी सुनवाई को सुनने के लिए पापी और सौदामिनी अपना भेष बदलकर आते हैं कोर्ट में। जज गोई को देखकर पूछने लगता है कि मैंने तो तुमको लाश की चोरी के केस में अंदर किया था ना, क्या उस टाइम तुमको याद नहीं आया कि तुम कलिंगा के वारिस हो। अब वहीं पर गोई की लॉयर भी होती है, जज साहब से कहने लगती है कि जज साहब रिसेंटली मेरे क्लाइंट गोई को ये बात याद आई, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले इनको। अब ये कलिंगा का वारिस है प्रूव करने के लिए गोई काफी सारी लंबी कहानी बताने लगता है, जो पापी ने इसको सिखाया था, इसकी माँ कहाँ से आई, कहाँ पर काम किया था, इसका फादर कौन था। अब गोई की ये सारी कहानी सुनने के बाद जज कंफर्मेशन के लिए रजिस्टर ऑफिस को कॉल करके कलिंगा के लास्ट कुछ वारिसों के नाम पता करने लगता है। सो वो सारे नेम्स करेक्ट होने की वजह से जज इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद जब ये बात ग्रीवास को पता चलती है कि कोर्ट ने इस गोई के केस को एक्सेप्ट किया, अपने आदमियों से कहने लगता है कि फटाफट से उस गोई के खानदान के बारे में फाइंड आउट करो। सो पता चलता है कि गोई का एक फादर है जिसका नाम है संगी रेड्डी, जो दूसरे गांव में रहता है। तो हयाग्री अपने उसी आदमी को कॉल करके उस संगी रेड्डी को इसके पास लाने के लिए कहता है। उसी वक्त मिलिट्री इस बंदे को कॉल करके रिक्वेस्ट करते रहता है, मतलब ग्रीवास ने इनके ऊपर 50 लाख का बाउंड्री रखा होता है, वो हटवाने के लिए रिक्वेस्ट करते रहता है। ग्रीवास का आदमी कहने लगता है ठीक है, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, पहले तुम मेरा एक काम करो, उस गांव पर जाकर संगी रेड्डी नाम का एक बंदा होता है, उसे मेरे पास लेकर आओ। इस तरह से इसको ये काम सौंपने लगता है। तो मिलिट्री उसी तरह से चिलिपी उस गाँव पर जाकर उस संगी रेड्डी को ढूंढते रहते हैं। जब ये दोनों उस संगी रेड्डी के घर के पास जाते हैं तो वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। बात यह है कि ये संगी रेड्डी बहुत ही रोमांटिक बंदा होता है, जहाँ पर भी गया था अपने बिंज बो दिया था। बहुत सारे लोग संगी रेड्डी के पास आकर यही कहते रहते हैं कि हम भी तुम्हारी औलाद है, हमको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। मतलब इसी प्रॉपर्टी के बारे में झगड़ा चलते रहता है, बस थोड़ी सी जमीन के लिए। और तभी मिलिट्री और चिलिपी यहाँ पर आकर अपने आप को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताकर इस संगी रेड्डी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। दूसरे दिन दोबारा कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होती है। तो ग्रीवास का लॉयर जज से कहने लगता है कि जज साहब हमारे पास एक ठोस सबूत है, ये प्रूव करने के लिए कि गोई कलिंगा का वारिस नहीं है, बस थोड़ा सा समय दीजिए हमको, उस गवाह को हम प्रोड्यूस करेंगे। ये सुनने के बाद पापी रेड्डी और सौदामिनी थोड़ा टेंस होने लगते हैं। लंच ब्रेक होने के बाद ये दोनों गोई के पास आकर यही बात पूछने लगते हैं, अरे गोई तुमने हमसे क्या छुपाया। गोई कहने लगता है अरे भैया मैं क्या छुपाऊंगा, मैं तो लाशें ही छुपाता हूँ। उसी वक्त मिलिट्री और चिलिपी उस संगी रेड्डी को कोर्ट के पास लाते हैं। संगी रेड्डी को देखकर गोई कहने लगता है अरे मेरा फादर यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद पापी रेड्डी और सौदामिनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। मिलिट्री और चिलिपी इसको यहाँ पर क्यों लेकर आया है। इस तरह से ये दोनों उन दोनों के पास जाकर पूछने लगते हैं कि तुम दोनों गोई के फादर को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। ये दोनों कहने लगते हैं कि हमें तो पता नहीं कि वो गोई का फादर है, हमें तो बस दूसरा काम मिला, इसीलिए संगी रेड्डी को यहाँ पर लेकर आए हैं। उसके बाद वो संगी रेड्डी कोर्ट में आकर गोई को देखकर कहने लगता है कि जज साहब यही मेरा बेटा है। अब गोई को तो पापी रेड्डी ने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दे चुका होता है। अपने बाप को देखकर भी कहने लगता है कि ये मेरा बाप नहीं है, पता नहीं कौन है ये। इस तरह से यहाँ पर बहुत ही लंबी आर्गुमेंट चलने लगती है। फाइनली कोर्ट का टाइम भी खत्म हो जाता है। बाहर आने के बाद पापी रेड्डी गोई से पूछने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम एक अनाथ हो। गोई कहने लगता है अरे भैया मैं अभी भी नहीं मानता कि वो मेरा फादर है। मेरी माँ उसके पास काम करने के लिए गई थी और उसने मुझे पैदा कर दिया, उसको तो मेरे माँ का नाम भी याद नहीं, तो मैं उसको कैसे अपना बाप मान लूं। उसके बाद पापी रेड्डी जबरदस्त आइडिया सोचकर संगी रेड्डी के गांव पर जाकर उसके बच्चों से मुलाकात करके उनके साथ कुछ खुराफात करने लगता है। जब दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होती है,
संग्रेडी दोबारा कोर्ट से ही कहने लगता है कि जज साहब, ये गोई मेरा बेटा है, अगर आपको शक है तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। उसी वक्त संग्रेडी के सारे बच्चे कोर्ट में आकर जज से ही कहने लगते हैं कि जज साहब, हमारा भी डीएनए टेस्ट करिए, हमको भी पता लगना चाहिए कि हमारा बाप कौन है। इस तरह से कोर्ट में बहुत ही हंगामा होने लगता है। वो जज सारे लोगों को चुप करा के कहने लगता है कि डीएनए टेस्ट होगा, लेकिन गोई और संगिरेड्डी का नहीं, गोई और कलिंगा के आखिरी वारिस का, मतलब कलिंगा का आखिरी वारिस जहाँ पर दफन हुआ उसका डीएनए टेस्ट इस गोई से किया जाए। तो ये फैसला सुनने के बाद पापी रेड्डी बहुत खुश होने लगता है, मतलब इसका तीर सही निशाने पर लगा। इसलिए पापी रेड्डी ने ऑलरेडी स्केलेटन्स को अदला बदली कर दिया था। प्लान सक्सेस होने की वजह से ये लोग अपने प्लेस पर आकर बहुत खुश होने लगते हैं। उसी वक्त संगिरेड्डी यहाँ पर आता है, इन लोगों से कहने लगता है कि चाहे कोई माने या ना माने, ये कोई मेरा बेटा है और पता नहीं तुम लोग क्या खिचड़ी बना रहे हो। वो ग्रीवास किसी कबर के बारे में बात कर रहे थे। इस तरह से वहाँ से चले जाता है। तो पापी रेड्डी सोचने लगता है कि वो ग्रीवास किस कवर के बारे में बात कर रहे होंगे। सोचने लगता है कि शायद वो लोग स्केलेटन को एक्सचेंज करने का प्लानिंग कर रहे होंगे। अगर ऐसा होगा तो हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, इस बार हम स्केलेटन को नहीं बल्कि जो नेम प्लेट है ना उसको बदल देंगे। अगर ग्रीवास के आदमी कलिंगा के वारिस के कबर के पास आएंगे तो कंफ्यूज होके रह जाएंगे। बाद में वो लोग जाने के बाद हम दोबारा नेम प्लेट्स को उन्हीं के प्लेसेस पर रख देंगे। सो उसी रात ये सारे लोग दोबारा उसी कबर के पास जाकर किसी दूसरे बंदे का नेम प्लेट कलिंगा के वारिस के कबर के पास रख देते हैं, कंफ्यूज करने के लिए। सो प्लान के हिसाब से थोड़ी देर के बाद वो ग्रीवास के आदमी इस कबर के पास आते हैं स्केलेटन को एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन उसी वक्त पुलिस वाले यहाँ पर आकर इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन यही सेंसेशनल न्यूज बन जाती है। ये खबर सुनने के बाद पापी रेड्डी सौदामिनी के होशी उड़ जाते हैं, क्योंकि ग्रीवास के आदमी ने अपना पूरा काम नहीं किया। उसके बाद कोर्ट में जब सुनवाई स्टार्ट होती है तो जज को ऑलरेडी पता लग चुका होता है कि ग्रीवास के आदमी ने खबर को दोबारा खोदा। और यहाँ पर स्टूपिड की बात यह है कि ग्रीवास के आदमी स्केलेटन को ले जाने के बजाय फ्रेश बॉडी को ले गए थे। इस तरह से इसी बात पर थोड़ा आर्गुमेंट चलता है। उसके बाद पापी रेड्डी अपने साथियों से कहने लगता है, गया, हमारे हाथ से सारा प्लान गया। अगर फिलहाल डीएनए टेस्ट करेंगे तो पता लग जाएगा कि गोई कलिंगा का वारिस नहीं है। सारे पैसों को भूल जाओ। सौदामिनी पापी रेड्डी को मोटिवेट करने लगती है, अरे पापी रेड्डी, तुम ऐसे बात मत करो, सोचो यार, तुम्हारे पास दिमाग है। मैं यहाँ पर दोबारा सिंपल से समझा दूं कि इन्होंने किया क्या था। पहले तो पापी रेड्डी ने कलिंगा के खानदान के बारे में फाइंड आउट किया। पता लगा कि कलिंगा के खानदान में कोई भी मौजूद नहीं, जो आखिरी वारिस था उसकी खबर हैदराबाद के किसी कब्रिस्तान में है। तो उस बंदे के स्केलेटन से पापी रेड्डी ने गोई के दादा के स्केलेटन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इन द फ्यूचर अगर कोर्ट डीएनए टेस्ट के लिए बोलेगी तो ऑफकोर्स उस खबर में गोई के दादाजी का स्केलेटन होगा। लेकिन बीच में ग्रीवास ने आकर प्लान चौपट कर दिया। सो वो लोग स्केलेटन को चेंज करने से पहले ये लोग दोबारा उसी हैदराबाद के कब्रिस्तान पर जाकर नेम प्लेट्स को एक्सचेंज कर दिया, मतलब किसी दूसरे बंदे का नेम प्लेट लाकर कलिंगा के वारिस के कबर के ऊपर रख दिया। सोचा था अगर वो लोग स्केलेटन को एक्सचेंज कर देंगे, दोबारा कब्रिस्तान पर जाकर नेम प्लेट को उसी प्लेस पर रख देंगे, लेकिन बीच में पुलिस वाले आकर इनके काम को रोक दिया। सो फिलहाल पापी रेड्डी एक और जबरदस्त प्लान बनाता है। इन्होंने जिस बंदे की कबर की प्लेट कलिंगा के वारिस के कबर के ऊपर रखा था, उसके खानदान वाले को फाइंड आउट करके उसका डीएनए गोई के अंदर रिप्लेस करना होगा। सो इस तरह से ये लोग रजिस्टर ऑफिस पर जाकर उस बंदे के एड्रेस के बारे में फाइंड आउट करने लगते हैं, जिसका इन्होंने नेम प्लेट रखा था। सो फाइनली ये लोग उस बंदे के बारे में तलाश करते करते किसी गांव के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को शॉकिंगली एक बंदा नजर आता है। वो और कोई नहीं, उडराज होता है। यही उडराज उस मरे हुए बंदे का वारिस होता है, जो फिलहाल इस गांव में एज ए पास्टर की तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। अब उडराज ने तो इनके गहने चुरा कर भाग गया। फटाफट से उडराज के पास जाकर पूछने लगते हैं, अबे साले, तुमने हमको फंसाकर तुम भाग गए, हमारे पैसे कहाँ पर है? उडराज जो हुआ वो बताने लगता है। गहने चोरी करने के बाद ये बंदा शेख बनकर किसी दूसरे बंदे के पास गया, मतलब गहनों को पैसों में कन्वर्ट करने के लिए। अब उडराज को तो अंधेरे में नजर नहीं आता। इसी चीज का फायदा उठाकर अपोजिट पार्टी इसके सारे जेवर चुरा कर भाग जाते हैं। पैसे गए, जेवर भी गए। यह जानने के बाद पापी रेड्डी और उसके साथी इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं। इसी दरमियान में पापी रेड्डी इस उडराज के बाल निकाल लेता है, मतलब डीएनए के लिए। उसके बाद ये लोग वापस आने के बाद गोई को बहुत ही बड़ा पेशेंट बना देते हैं।
कि गोई का एक्सीडेंट हो गया, हिल नहीं सकता। इसके बॉडी पर फुल बैंडेजेस लगा देते हैं। अब जज भी गोई के पास आकर इसकी हालत को देखकर इसके बाल निकालने के लिए कहता है डीएनए टेस्ट के लिए। पापरेडी ने ऑलरेडी इसके कान के पास उस उडराज के बाल रख चुका होता है। उसके बाद फाइनली डीएनए रिपोर्ट्स आ जाते हैं। जज ये कंफर्म कर देता है कि ये गोई कलिंगा का आखिरी वारिस है। उन ग्रीवास को ऑर्डर देने लगता है कि गोई को जो प्रॉपर्टी आनी चाहिए वो सारी की सारी मिलनी चाहिए, उसके रिलेटेड सारे इंतजाम कर दो। दूसरे दिन पापरेडी गोई को लेकर हयग्रीवा और नीलग्रीवा के पास जाते हैं वही हिस्सा मांगने के लिए। इसी दरमियान में गोई को फोन आने लगता है कि किसी कब्रिस्तान में गड्ढा खोदना है। गोई पापरेडी से कहने लगता है कि भैया आप यहाँ का संभाल लो, मैं गड्ढा खोद कर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो गोई सोदामिनी मिलिट्री और चिलिपी के पास आता है। शौकीनली इन लोगों के पास पापरेडी नहीं होता। ये लोग यही सोचने लगते हैं कि शायद ग्रीवास ने पापरेडी के साथ कुछ किया होगा, वो तो अकेला वहाँ पर था। इस तरह से ये सारे लोग फटाफट से ग्रीवास के पास जाते हैं। हंगामा करने लगते हैं कि तुमने पापीरेड्डी के साथ क्या किया, कहाँ पर छुपाया, वापस करो पापीरेड्डी को। ये दोनों इन लोगों को कुछ शॉकिंग बातें बताने लगते हैं। गोई यहाँ से जाने के बाद पापीरेड्डी हयग्रीवा और नीलाग्रीवा के पास आकर गोई की असली डीएनए रिपोर्ट देने लगता है। मतलब ये गोई संगिरेड्डी का बेटा है, वो रिपोर्ट होती है। ये कहने लगता है कि फटाफट से तुम लोग मुझे 100 करोड़ ट्रांसफर कर दो। अगर नहीं करना चाहते तो प्रॉपर्टी में का आधा हिस्सा गोई के नाम करना होगा, तो तुम लोग ही डिसाइड कर लो। अब इन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। 100 करोड़ रुपए इस पापीरेड्डी को ट्रांसफर करने लगते हैं। एक और शॉकिंग बात भी बताने लगते हैं कि 4 साल पहले इन दोनों ने पापीरेड्डी के साथ स्कैम नहीं किया, पापीरेड्डी ने इन दोनों के साथ स्कैम किया। वो झूठी कंपनी रखकर उस वक्त 10 CR चुना लगा था। उसके बाद सोने जेवर भी चुरा लिया। प्लान में सोदामिनी मिलिट्री चिलिपी और गोई को शामिल करके एक फूटी कोड़ी भी नहीं दिया। ये सच सुनने के बाद सोदामिनी के तो होश ही उड़ जाते हैं कि उस पापीरेड्डी ने इनका इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ उस पापीरेड्डी को दिखाया जाता है जो सारे पैसे को लेकर कहीं पर जा रहा होता है। इस तरफ सोदामिनी डिसाइड कर लेती है कि पापीरेड्डी तुम जहाँ पर भी हो मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूंगी। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। लगता है इसका दूसरा पार्ट भी आएगा।